दो कौड़ी के बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सोफे पर बैठने की? अपनी गंदी शकल लेकर दफा हो जा यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो भिखारी समझ रहा है, असल में वही उसकी तकदीर का फैसला करने आया है। बेटा, मैं तो बस थोड़ी देर सुस्तानी के लिए बैठ गया था। बहुत दूर गांव से पैदल चलकर आ रहा हूँ, शरीर अब साथ नहीं देता। सोचा तुम्हारे यहाँ थोड़ा पानी मिल जाएगा और 2 घड़ी आराम कर लूंगा। ओहो, तो अब हम यहाँ धर्मशाला खोल कर बैठे हैं क्या? अरे माँ, जरा देखना ये कौन फटीचर हमारे घर में घुस आया है। सुबह सुबह न जाने किसकी शक्ल देख ली, पूरा दिन खराब जाएगा। अरे विक्की बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन है ये? अरे ये गंदे कपड़े वाला बूढ़ा हमारे ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है? ए जी, उठो यहाँ से। ये मखमली सोफा है, तुम्हारे जैसे लोगों के बैठने के लिए नहीं है। मिट्टी लगा दी होगी सारी। माई बाप, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम दीननाथ है। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आया था। सुना है आपके बेटे की शादी तय होने वाली है शहर के सबसे बड़े रईस खानदान में। हाँ, तो उससे तुझे क्या लेना देना? हमारी शादी बड़े रईस घर में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एरे गहरे को खाना खिलाते फिरे। नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं लड़की वालों की तरफ से ही आया हूँ। वो जो सेठ जगन्नाथ जी है ना, जिनका बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार है, मैं उनके गाँव का ही रहने वाला हूँ, उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। उन्होंने ही मुझे भेजा है यह देखने के लिए कि आप लोग कैसे हैं और व्यवहार कैसा है। क्या तुम सेठ जगन्नाथ जी के रिश्तेदार हो? विक्की देख रहा है आजकल के भिखारी भी कितने स्मार्ट हो गए हैं। झूठ बोलने का कोई भी स्तर न होता है। कहाँ वो करोड़पति सेठ जगन्नाथ, और कहाँ तुम? अपनी हालत देखी है शीशे में? सच कह रहा हूँ बहन जी, मैं उनका काका लगता हूँ। सेठ जी को काम से फुर्सत नहीं थी तो उन्होंने कहा कि काका तुम जाकर लड़के वालों से मिल आओ और शगुन की बात पक्की कराओ। अच्छा, तो तुम शगुन की बात करने आए हो? तो फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो नौकर चाकर कहाँ है? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी किसी मंदिर के बाहर से उठकर आए हो। बेटा, सादगी में ही तो असली धन है। मैं बस से आया था, फिर रिक्शा नहीं मिला तो पैदल ही आ गया। थोड़ा थक गया हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? पानी? अभी तो तू कह रहा था कि तू लड़की वालों का रिश्तेदार है। अगर तू सच में उनका रिश्तेदार है तो बता दहेज में क्या क्या मिल रहा है। सुना है सेठ जी बहुत अमीर हैं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक बड़ी लग्जरी गाड़ी और 50 लाख नगद तो मिलेगा ही। दहेज? लेकिन बेटा, सेठ जी तो कहते थे कि वो अपनी बेटी यानी मेरी पोती सुमन को बहुत संस्कारों से पाला है, वही उनका असली धन है। आप लोग तो दहेज के खिलाफ थे ना? अरे ओ बुड्ढे, संस्कार से पेट नहीं भरता। हम समाज में ऊंचा रुतबा रखते हैं। अगर हमारे बेटे की शादी में बड़ा लेन देन नहीं हुआ तो हमारी नाक कट जाएगी। और तू हमें ज्ञान मत दे। अगर तू सच में उनका रिश्तेदार है तो अभी फोन लगा सेठ जगन्नाथ को और कह कि हमें अभी के अभी 50 लाख का चेक चाहिए शगुन के तौर पर, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन बेटा, अभी तो शादी की बात शुरू ही हुई है और मैं तो सिर्फ आप लोगों का स्वभाव देखने आया था। पैसों की बात तो बाद में भी हो सकती है, पहले पानी तो पिला दो, गला सूखा जा रहा है। माँ, इस बुड्ढे का नाटक बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता है किसी सेठ का रिश्तेदार है, ये पक्का कोई ठग है या जासूस है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। सही कह रहा है बेटा। ए बुड्ढे सुन, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा, सामने वाले पार्क में नल लगा है, वहां जाकर पी ले। और खबरदार जो दोबारा इस घर की तरफ देखा भी, अगर सेठ जगन्नाथ को अपनी बेटी ब्याहनी है तो खुद आए सोने चांदी के थाल लेकर। ऐसे फटीचरों को भेजकर हमारी तौहीन न करे। बहन जी, आप एक बुजुर्ग का अपमान कर रही हैं। पैसा तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन इंसान का व्यवहार ही उसकी असली पहचान है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस 2 मिनट बैठ लेने दीजिए, चक्कर आ रहे हैं। अरे ये तो ढीठ है, मानता नहीं है। रुक, मैं अभी नौकर को बुलवाकर तुझे बाहर फिकवाता हूँ। रामू, अरे ओ रामू, कहाँ मर गया? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा धर्म है और दहेज मांगना पाप है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आप तक पहुंचती रहे। साहब जी, रामू तो सब्जी लेने गया है। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही इसे निकालता हूँ। उठ उठ यहाँ से। बेटा हाथ मत लगा, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम लोग जिसे अपनी शान समझ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा अहंकार है, और अहंकार के पेड़ पर कभी फल नहीं लगते। ओहो, अब ये भिखारी हमें प्रवचन देगा। निकल यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, धक्का क्यों दे रहे हो? निकल, और दोबारा अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। और सुन, उस सेठ जगन्नाथ से कह देना कि अगर अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना है तो शगुन लेकर खुद आए, वो भी मर्सिडीज में। तेरे जैसे फटेहाल रिश्तेदारों को भेजा तो रिश्ता वहीं खत्म समझो। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी असलियत दिखा दी। भगवान तुम्हारा भला करे। जा जा अपना काम कर, बड़ा आया भगवान वाला। दीनानाथ को घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर चलते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय। थोड़ी देर बाद वहां एक चमचमाती हुई काली रंग की महंगी कार आकर रुकती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी मालिक। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक सूट बूट पहने आदमी उतरता है और दौड़कर उस पेड़ के नीचे बैठे दीनानाथ जी के पास जाता है। बाबूजी, आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं और ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आप माने नहीं। कोई बात नहीं मैनेजर साहब, कभी कभी हीरे की परख करने के लिए जौहरी को कोयले की खान में उतरना ही पड़ता है। बाबूजी, वो लोग कैसे थे? क्या उन्होंने आपका आदर सत्कार किया? आदर सत्कार?
मैनेजर साहब, उन्होंने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा, धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उन्हें लगा मैं कोई भिखारी हूँ। उनकी आंखों में लालच का ऐसा चश्मा चढ़ा है कि उन्हें इंसानियत दिखाई ही नहीं देती। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? बाबूजी, आप कहिए तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊं, वो नहीं जानते कि आप कौन है। नहीं मैनेजर, पुलिस की जरूरत नहीं है, इन्हें सबक सिखाने का तरीका दूसरा है। चलो गाड़ी निकालो, अब समय आ गया है कि इस नाटक का पर्दा गिराया जाए। जी बाबूजी। उधर विक्की और उसकी माँ कमला अभी भी उसी अहंकार में बैठे हैं। तभी उनके घर के बाहर गाड़ियों का एक काफिला आकर रुकता है। सायरन की आवाजें आती हैं। विक्की खिड़की से जागता है। मामा जल्दी देखो, बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं, लगता है सेठ जगन्नाथ खुद आए हैं। मैंने कहा था ना, जब हम उस बुढ़े को भगाएंगे तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। देखा मेरा दिमाग? हाय मेरा बेटा, तू तो सच में समझदार हो गया है। जल्दी से घर ठीक कर, मैं आरती की थाली से जाती हूँ। 50 लाख तो क्या, अब तो लगता है करोड़ों मिलेंगे। दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर कोई और नहीं बल्कि वही दीनानाथ प्रवेश करते हैं। लेकिन इस बार उनके कपड़े फटे पुराने नहीं, बल्कि एक रईस कुर्ता पैजामा और कंधे पर कश्मीरी शॉल है। उनके साथ 4 बॉडीगार्ड और उनका मैनेजर है। अरे ये तो वही बुढ़ा है। माँ, ये फिर आ गया। और ये इतने सारे लोग कौन है? ए बुढ़े, तूने फिर से मेरे घर में पैर रखा, और ये कपड़े कहाँ से चोरी करके लाया है? खामोश, एकदम खामोश। आवाज नीचे लड़के, तुम्हारे सामने शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और सेठ जगन्नाथ के बड़े भाई सेठ दीनानाथ खड़े हैं, जिनके एक इशारे पर तुम्हारा पूरा खानदान बिक सकता है। क्या? सेठ दीनानाथ? लेकिन लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप उनके दूर के रिश्तेदार हैं, और आप तो। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैं देखना चाहता था कि मेरी भतीजी सुमन जिस घर में जाएगी वहां के लोग कैसे हैं, क्या वो उसे बेटी मानेंगे या सिर्फ दहेज की मशीन। और अफसोस, मेरा शक सही निकला। तुम लोग इंसान नहीं, पैसे के भूखे भेड़िए हो। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें हमें बिल्कुल नहीं पता था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्की बेटा, जल्दी से सेठ जी के पैर छू। दूर रहो, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। जो इंसान एक बुजुर्ग को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता, वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा? नहीं नहीं समझी जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमें लगा कि कोई चोर उचक्का है। आजकल जमाना खराब है ना, इसीलिए। जमाना खराब नहीं है कमला देवी, खराब आपकी नीयत है। मैंने आपके कानों से, अपने कानों से सुना है, आप लोग 50 लाख और गाड़ी की मांग कर रहे थे। आप लोगों को बहू नहीं, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए थी। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि ऐसे लालची लोगों को सजा मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब भी कर दें। मैनेजर साहब, जी बाबूजी, जरा वो फाइल दिखाइए जो हम इनके लिए लाए थे। जी, ये लीजिए। विक्की बेटा, तुम कह रहे थे ना कि 50 लाख का चेक चाहिए, ये लो, ये रहा चेक। सेठ जी, आप सच में हमें चेक दे रहे हैं? आप बहुत महान हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। रुको, खुश होने की जरूरत नहीं है। ये चेक 50 लाख का नहीं है, और न ही ये शगुन का लिफाफा है। ये कैंसलेशन लेटर है। आज और अभी इसी वक्त मैं अपनी भतीजी सुमन का रिश्ता तुम्हारे बेटे से तोड़ता हूँ। क्या? नहीं सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हमारी नाक कट जाएगी समाज में। कार्ड छप चुके हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो तुम लोग पहले से ही हो, बस दिखाई अब दिया है। और हाँ, ये जो घर जिसमें तुम रह रहे हो और जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा काम करता है, पता है उसका मालिक कौन है? मालिक? वो तो कोई मुंबई की कंपनी है। वो कंपनी मेरी है। मैंने ही अपनी पहचान छुपाकर वो कंपनी खड़ी की थी और सोचा था कि दामाद को तोहफे में दे दूंगा। लेकिन अब मैनेजर साहब। जी बाबूजी। कल सुबह तक इनका बोरिया बिस्तर इस घर से बाहर होना चाहिए। और विक्की, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, अब तुम असली बेरोजगारी का मतलब समझोगे। सेठ जी दया कीजिए, मेरे बेटे की नौकरी मत छीनिए, हम सड़क पर आ जाएंगे, हम आपके पैर पकड़ देते हैं। जब मैंने तुमसे पानी मांगा था तब तुम्हें दया आई थी। जब तुमने मुझे धक्के मारकर निकाला तब तुम्हें मेरा बुढ़ापा दिखा था। जैसे को तैसा ही मिलता है। जो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता वो सम्मान पाने का भी हकदार नहीं है। चलो मैनेजर, यहाँ की हवा में भी लालच की बदबू है। जी बाबू जी। सेठ दीनानाथ और उनके लोग वहां के सेसान से निकल जाते हैं। विक्की और उसकी मां सर पकड़कर वहीं सोफे पर गिर जाते हैं, जिस सोफे पर उन्होंने उस बुजुर्ग को बैठने नहीं दिया था। आज उसी सोफे पर बैठकर वो अपनी किस्मत पर रो रहे थे। उनका लालच और अहंकार उन्हें ले डूबा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और व्यवहार से होती है। कभी भी किसी गरीब या बुजुर्ग का अपमान न करें, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए और राजा को रंक बना दे कोई नहीं जानता। और हाँ, दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि समाज में जागरूकता फैले। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और कमेंट में जय हिंद या माता पिता की जय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।